दोस्तों गुड इवनिंग। हम अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में साइंस और टेक्नोलॉजी को विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। हालांकि दूसरे जो सब्जेक्ट है उनके करंट अफेयर को भी हम फोकस कर रहे हैं, बट जो पिछली 2-3 एग्जाम में लगातार करंट अफेयर की वजह से हमारे लिए जो एग्जाम में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको सोल्व करने के लिए हम वो सभी पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने करंट पर्सपेक्टिव सीरीज को शुरू किया और उसमें हम आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं मई महीने का 1 मई से लेकर 15 मई तक साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जितने भी नए डेवलपमेंट हुए हैं उन सभी को, ये अपना 1 से लेकर 15 मई तक का साइंस और टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर जो होगा उसको हम 2 लेक्चर में बांट देंगे, क्योंकि एक लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग जो है वो कंटिन्यूअस इतना कंसंट्रेशन नहीं बना पाओगे। तो इनमें से कुछ पॉइंट तो आज हम डिस्कस कर लेंगे जो नए डेवलपमेंट हुए, और कुछ कल के टॉपिक में हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और साथ में एग्जाम में जितने संभावित सवाल इन टॉपिक्स में से बंद से हैं वो सारे के सारे हम सोल्व कर लेंगे। हालांकि जो बड़े और हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं और टॉपिक हैं उनको हम रोजाना वाली सीरीज में, रोजाना जो हम 1 या 2 टॉपिक करते हैं करंट अफेयर का, उसमें कवर कर लेते हैं। बट फिर भी 15 दिन वाली ये जो हम क्लास कर रहे हैं उसमें जिन बच्चों ने रेगुलर देखा है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे रोजाना नहीं देख पाते हैं वो एक साथ में इन टॉपिक को देख लेंगे। तो आओ हम शुरू करते हैं। सबसे पहली मई महीने की 1 से 15 तारीख वाली करंट अफेयर में जो खबर है अपनी मिशन दृष्टि है। तो ये मिशन दृष्टि क्या है, सीधा सीधा सवाल अपन से पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो एक चीज आप याद रखना, भारत सरकार का विजन है कि स्पेस सेक्टर में, परमाणु क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के दूसरे क्षेत्र में हम धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, ताकि सरकारी संस्थानों पर अकेले ये जिम्मेदारी नहीं रहे भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे ले जाने की। तो इसलिए पिछले काफी टाइम से जो निजी क्षेत्र के स्टार्टअप स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्होंने नई नई उपलब्धियां हासिल की हैं, और उन्हीं उपलब्धियों में से एक अपना मिशन है मिशन दृष्टि। तो इस मिशन दृष्टि के तहत अपने को एक नाम याद रखना चाहिए। एक छोटा स्टार्टअप है इंडिया का जिसका नाम है गैलेक्सी आई, बेंगलुरु में है ये। इस गैलेक्सी आई स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एक उपग्रह अमेरिका से लॉन्च करवाया है लो अर्थ ऑर्बिट में, और इस उपग्रह का नाम है ऑप्टोसार उपग्रह। यहां पर ऑप्टो शब्द जो बना है वो बना है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब सूर्य का प्रकाश, और सार का मतलब है सिंथेटिक एपरेचर राडार। ये सिंथेटिक एपरेचर राडार क्या होता है, जब मौसम खराब होता है या अंधेरा होता है उस समय ऊपर आसमान से पृथ्वी के सरफेस पर फोटोग्राफी करने के लिए काम में आता है। तो इसका मतलब ये इस गैलेक्सी आई स्टार्टअप का ऐसा उपग्रह है जो दिन और रात दोनों समय लगातार आसमान से पृथ्वी की फोटोग्राफी कर सकता है, या फिर साफ मौसम हो, बारिश हो, या फिर अन्य किसी भी तरीके से बादल वगैरह छाए हो, उस सभी परिस्थितियों में लगातार ऊपर से फोटो खींच सकता है। ये सैटेलाइट ऊपर से फोटो क्यों खींचते हैं, ताकि हम नीचे ग्राउंड पे क्या चल रहा है इसके बारे में लगातार अपने आप को अपडेट रख सके। जैसे हमने जमीन पर फसल लगा रखी है, तो बड़े क्षेत्र में कौन सी फसल का नुकसान हुआ है, कौन सी फसल अच्छी है। किसी क्षेत्र में रिसोर्सेज को उपयोग में लाया जा रहा है तो वो उपयोग में कौन ला रहा है, कितना ला रहा है, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है। विभिन्न देशों की पॉलिटिकल बाउंड्री, राजनीतिक सीमाएं होती है, उसके ऊपर सुरक्षा से संबंधित निगरानी रखनी होती है, वो रखा जा सकता है। कोई कंपनी फील्ड पर ऑपरेशन कर रही है तो उसके कितने क्षेत्र में कितना काम हो गया उसकी निगरानी रखी जा सकती है। इसका मतलब मल्टीपल यूज होते हैं ऊपर से निगरानी रखने का। तो एक ऐसा सैटेलाइट जो 24/7 ऑल वेदर कंडीशन में, दिन हो या रात हो, काम कर सके, लगातार फोटो खींच के हमें ग्राउंड स्टेशन पर भेज के, ऐसे उपग्रह को क्या कहते हैं, ऑप्टोसार। ऑप्टिकल फोटोग्राफी और सिंथेटिक एपरेचर राडार मतलब अंधेरे या विपरीत मौसम में फोटोग्राफी। तो ये उपग्रह किसके द्वारा बनाया गया है, गैलेक्सी आई के द्वारा। ये विश्व का पहला उपग्रह है जो ऑप्टोसार उपग्रह है, और ये इसको मिशन दृष्टि के तहत जो है वो ये इसका नाम, जो इसको ऊपर भेज के और फोटोग्राफी लेना। दृष्टि का मतलब क्या होता है, देखना। देखना मतलब जो हमेशा ही देख पाए, हर टाइम देख पाए, तो इसलिए इस मिशन दृष्टि का नाम याद रखेंगे।
इस उपग्रह को कैलिफोर्निया जो अमेरिका का राज्य है उसमें जगह है वेडनबर्ग, उसमें एक कंपनी है एलोन मस्क स्पेसएक्स और उसके सैटेलाइट जिसका नाम है फाल्कन 9, उस फाल्कन 9 रॉकेट से लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। आगे बात समझ, तो कितने नाम याद रखने लायक, एक तो गैलेक्सी आई इंडिया का स्टार्टअप है, जो उपग्रह है उसका नाम है ऑप्टोसार, इससे जो फोटोग्राफी प्राप्त करने के लिए मिशन है उसका नाम है मिशन दृष्टि। ये कहां से लॉन्च किया गया, अमेरिका के कैलिफोर्निया में वेडनबर्ग से स्पेसएक्स यानी कि एलोन मस्क की ये कंपनी है उसके फाल्कन 9 रॉकेट से उसको भेजा गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। भारतीय निजी कंपनी द्वारा अब तक आसमान में भेजा गया है सबसे भारी उपग्रह है 190 किलोग्राम का, यह भी इसके नाम पर रिकॉर्ड है। लो अर्थ ऑर्बिट में क्या काम करेगा, ये ग्राउंड के ऊपर अपने को लगातार हर मौसम में, दिन रात हो चाहे कुछ कोई भी परिस्थिति हो, एनी टाइम अपने को लगातार फोटोग्राफ भेजता रहेगा, एनी टाइम अपने को फोटोग्राफ भेजता रहेगा। तो इसके बारे में कुछ फैक्चुअल पॉइंट जो एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। एक तो अपन ने बात कर ली 190 किलोग्राम वजन का है, अब तक भारत के निजी कंपनी द्वारा जो स्पेस के क्षेत्र में स्टार्टअप है उसके द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा, विश्व का पहला ऑप्टोसार उपग्रह है, यानी कि ऑप्टिकल और सिंथेटिक एपरेचर राडार दोनों से इमेजिंग कर सकता है। ऑप्टिकल इमेजिंग का मतलब सूर्य के प्रकाश या प्रकाश चांदना होता है उस टाइम पर फोटो खींचना, और सिंथेटिक एपरेचर राडार यानी कि अंधेरे के टाइम पर विपरीत, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ में हो, ऐसा किसी सैटेलाइट में टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें आई है। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एनी टाइम जो है वो अपने को अवलोकन करने में मदद मिलेगी पृथ्वी की, लो अर्थ ऑर्बिट में है। और इससे ये जो कंपनी है अब इसने दान धर्म करने के लिए सैटेलाइट ऊपर भेजा है क्या, नहीं, ये जो फोटोग्राफी करेगी पृथ्वी की, उस फोटोग्राफी को या वीडियोग्राफी को ये बेचेगा अलग अलग कंपनियों को, देशों को, और उससे इसको क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, पैसा मिलेगा, खर्चा पानी मिलेगा। इससे कंपनी क्या हो जाएगी, पैसे वाली हो जाएगी। पैसे वाली हो जाएगी तो और क्या करेगी, नए सैटेलाइट लॉन्च करेगी और बड़ी होती चली जाएगी। तो इसका मतलब इंडिया का स्पेस के क्षेत्र में लगातार दबदबा बढ़ेगा। अब ये बात तो हो गई सिंपल, ऐसी प्रीलिम्स के लायक सवाल बन गया। अब मेंस के अंदर एक सवाल बन जाता है कि भारत के अंदर निजी क्षेत्र का स्पेस में बढ़ता हुआ योगदान समझाइए, वर्णन कीजिए। 5 अंक में सवाल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल बनेगा, भारत सरकार द्वारा स्पेस क्षेत्र में निजी जो लोग हैं या निजी कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। दूसरे टाइप का सवाल बनता है कि नहीं, दोनों रिसेंट सवाल बन जाते हैं। तो अपन करंट अफेयर को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कर रहे हैं। तो अगला, अभी ये जो हो गया उसके बाद अपन अगली बात क्या करेंगे, निजी क्षेत्र की कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने हाल ही के दिनों में स्पेस क्षेत्र में अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा बनवाया है या अचीवमेंट या उपलब्धियां हासिल की है। फिर अगला सवाल क्या बनाएंगे, भारत सरकार स्पेस के क्षेत्र में किस प्रकार निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है। ये दोनों टाइप के सवाल देखते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष में भूमिका क्या है। तो अपन इंट्रोडक्टरी एक लाइन लिखेंगे कि पहले सिर्फ वेंडर की भूमिका में थे, मतलब इसरो ने कोई उपग्रह छोड़ा, उसके वेंडर बन गए और उसकी सेवाएं फोटोग्राफ वगैरह बेच रहे थे। अब उसकी बजाय आगे इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से सैटेलाइट के डिजाइन से लेकर आसमान में भेजना और वहां से जो अपने को डाटा मिले उसको आगे मार्केटिंग करना, एंड टू एंड, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक सारे काम सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका के रूप में करने लग गए। तो इससे अच्छी कोई लाइन हो सकती है क्या, स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र की भूमिका। यानी कि हाल ही के दिनों में वर्ष 2026 में भारतीय अंतरिक्ष निजी क्षेत्र में ये एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर बन गए हैं। दूसरी बात, अगर कुछ डाटा बताने पड़े अपने को तो उसमें अंतरिक्ष अर्थ, भारत की जो इकोनॉमी जो स्पेस सैटेलाइट और उनके सहारे है वो लगभग 8.4 अरब डॉलर यानी कि 8.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। इसमें 399 तो स्टार्टअप, उसके द्वारा लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट और प्रोपल्सन सिस्टम, अंतरिक्ष ग्रेड की इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आई बात समझ। तो ये पैसे वाली बात भी कर दी। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अपने को इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के जो है वो स्पेस क्षेत्र में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका को हाईलाइट करते हैं दोनों। फिर उसके बाद आगे की बात करें कुछ महत्वपूर्ण जो पिछले दिनों स्टार्टअप ने क्या क्या काम किया है। इंडिया के अंदर इसरो के जो भी सेवाएं हैं या स्पेस से रिलेटेड, इंडिया के द्वारा एक पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम क्या रखा है, इन स्पेस। पहले ये काम एंट्रिक्स करती थी। एंट्रिक्स एक कंपनी थी इसरो की वाणिज्य की इकाई। अब इसको काम को कौन कर रही है, इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस इसको कहते हैं। इंडियन नेशनल
स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये क्या है? एक भारत सरकार की कंपनी है। क्या काम देखती है? स्पेस से रिलेटेड किसी प्राइवेट कंपनी को अनुमति देनी है, इसरो के किसी सैटेलाइट की फोटो वगैरह लेने का कोई वाणिज्यिक सौदा करना है, या कोई भी मार्केटिंग से संबंधित काम करना है, वो सारे काम इन स्पेस देखती है। तो अभी 31 जनवरी 2026 तक इस कंपनी इन स्पेस के माध्यम से इसरो की 71 टेक्नोलॉजी जो ओपन आसमान में उपग्रह अपन ने भेज दिए हैं, उनका जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है स्टार्टअप कंपनियों के लिए, या प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर किया है, ताकि इसरो के द्वारा इतने सालों में मेहनत करके जो एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, उनका यूज करके स्टार्टअप तेजी से ग्रो कर पाए। एक तो स्टार्टअप जीरो से रिसर्च स्टार्ट करे और फिर उसमें टाइम लगे, एक जो है वो पहले से ही उनको बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवा दी जाए और फिर उसके ऊपर आधारित वो नई नई चीजें विकसित करें, तो तेजी से इंडिया का प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्पेस के क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ा पाएगा। तो पहला डाटा। दूसरा, एक स्काई रूट एरोस्पेस है। कहां पर है ये? हैदराबाद में। इसके द्वारा 2022 में पहला निजी सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया गया था, स्मॉल। और उसके बाद जो है वो विक्रम फर्स्ट का जो वो एक तरीके से रॉकेट का निर्माण जो सैटेलाइट ऊपर छोड़ती है, उसका पिछले दिनों अपन ने इसका एक वीडियो भी किया था। तो इसका मतलब स्काई रूट के द्वारा कौन से लॉन्च व्हीकल का जो है वो आविष्कार बनाया गया है रॉकेट का? विक्रम एस और विक्रम फर्स्ट। उसके बाद में आईआईटी मद्रास के अंदर एक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। क्या नाम रहता है? अग्निकुल कॉस्मोस। इसके द्वारा जो है वो रॉकेट वगैरह में लगने वाला इंजन, उसको 3D प्रिंटिंग करके विश्व का पहला रॉकेट का जो है वो एक तरीके से 3D प्रिंटिंग इंजन बनाया गया है। 3D प्रिंटर क्या होते हैं? जिसमें सारा मटेरियल वगैरह डाल दिया और एक कंप्यूटर के माध्यम से उस पर्टिकुलर चीज जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं उसका नक्शा या उसका मैप डाल दिया और वो मटेरियल 3D प्रिंटर की मदद से वैसा बन जाता। आजकल 3D प्रिंटेड हाउस, 3D प्रिंटेड इंजन, सब चीजें बन रही है। तो आईआईटी मद्रास का जो स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस, उसके द्वारा 3D प्रिंटेड। उसके बाद में बेंगलुरु में एक स्टार्टअप है जिसका नाम है पिक्सेल। उसके द्वारा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के लिए जो है वो एक सैटेलाइट का कॉन्स्टिलिएशन बनाया गया है। कॉन्स्टिलिएशन किसको कहते हैं? तारामंडल, नक्षत्र मंडल। जैसे अपन रात में बाहर सोते हैं और दादाजी वगैरह के से पूछते हैं कि भाई आसमान में कुछ तारे एक पैटर्न बना रहे, आगे हिरण दौड़ रहे हैं, पीछे शिकारी है, ऐसे तारामंडल होते हैं कि नहीं? उनको कॉन्स्टिलिएशन कहते हैं, एक विशेष आकृति या नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो ऐसे ही कृत्रिम सैटेलाइट छोड़ के एक कॉन्स्टिलिएशन बनाया गया है जो ऊपर से हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करेगा। मतलब जो सिंपल कैमरा से अपन फोटो खींचते हैं उसमें 3 बेसिक कलर होते हैं फिजिक्स के, वही होते हैं ब्लू, रेड, ग्रीन, आरबीजी कहते हैं उसको। लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी है वो परंपरागत और सामान्य फोटोग्राफी की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस होती है और वो इन तीनों बेसिक कलर के कॉम्बिनेशन से अलग नए कलर भी हाईलाइट कर देती है, जिससे कि ज्यादा बेहतर तरीके से हम चीजों का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे किसी देश की सीमा के ऊपर कोई दुश्मन देश का स्नाइपर बैठा है और उसने कैमोफ्लेज वाली ड्रेस पहन रखी है, घास फूस में मिल गया, लेकिन अगर ऊपर से हम हाइपर स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी कर लेंगे तो वो जो छिपा बैठा है वो भी अलग से हाईलाइट दिखने लग जाएगा। किसी फसल के अंदर पत्ते खराब हैं, मान लो कि हरे रंग का सा, ब्राउन कलर का सा सामान्य फोटोग्राफ में नहीं दिखता है, लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी में हरे पत्ते अलग दिखेंगे और जो ब्राउनिश कलर हो गए हैं वो अलग दिखेंगे। तो यानी कि कलर का कॉम्बिनेशन और हाईलाइट ये जो है वो हाइपर स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी में ज्यादा बेहतर आ पाता है। कैसे? क्योंकि इसमें 2 चीजों का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है, परंपरागत कैमरे और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और इन दोनों के मिलाने से जो इमेज बनती है वो इमेजिंग क्या कहलाती है? हाइपर स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी। किसने? पिक्सेल ने। आसमान में ये जो है वो एक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन जिसका नाम क्या रखा है? फायरफ्लाई, इसका विकास किया है। इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में बेंगलुरु के अंदर एक स्टार्टअप गैलेक्सी आई जिसने ऑप्टोसार, अभी मिशन दृष्टि जिसकी बात की। तो कितने एग्जांपल हो गए अपने पास? 5 अंक के सवाल के लिए इतने एग्जांपल बहुत सारे है कि नहीं है? बहुत सारे एग्जांपल हो गए। गैलेक्सी आई नाम याद रखेंगे, स्काई रूट नाम याद रखेंगे और फायरफ्लाई नाम याद रखेंगे अपन, इसके द्वारा ये जो किया गया है फायरफ्लाई, है ना, पिक्सेल स्टार्टअप। तो ये इतने नाम अपने याद हो जाएंगे तो भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भूमिका या निजी जो स्टार्टअप है उनकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी अपने सामने आ जाएगी। अब अगला सवाल हम देखें, भारत सरकार क्या कर रही है स्पेस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए? तो भारत सरकार ने इन स्पेस के माध्यम से जो है वो विभिन्न प्रकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टाइप की जो है वो प्लानिंग तो की है। भारत की अंतरिक्ष नीति 2023 तैयार की है। इसके अलावा 2-3 बातें, बिना खर्चे के कुछ नहीं होता है।
1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में एक जो वो फंडिंग करने के लिए जो स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जाता है उसको वेंचर कैपिटल फंड कहा जाता है। और इसी के साथ साथ में 500 करोड़ रुपए का एक जो वो एडॉप्शन फंड भी, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड भी विकसित किया गया, जिसमें जटिल टेक्नोलॉजी को अपनाने में जितना ज्यादा खर्चा आता है तो वो सरकार के द्वारा उन स्टार्टअप को पैसा दिया जाएगा ताकि वो उस टेक्नोलॉजी के आधार पर नई लैब या इस तरीके की व्यवस्था स्थापित कर पाए। इसके अलावा ट्रेनिंग से संबंधित कार्यक्रम और वो सब भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सारी बातें एक साथ में अपन लिखते हैं तो सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो अपना पहला जो सवाल बना वो क्या बना? मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि के बाद अपन ने निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष में बढ़ती भूमिका और भारत सरकार के द्वारा जो वो निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष में प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ये सारे टाइप के सवाल बनते। इसके अलावा और कोई नई संभावना बनेगी तो आगे अपन देख लेंगे। तो पहली अपनी ये हुई। फिर दूसरी हुई CART। बेसिकली एक विशाखापत्तनम में ओपन फील्ड ऑब्जर्वेटरी या वेधशाला स्थापित की गई है। विशाखापत्तनम कहां पर है? कोस्टल रीजन के अंदर है कि नहीं? आंध्र प्रदेश के अंदर एक शहर है फेमस, जहां पर समुद्र के किनारे और पोर्ट वगैरह और वो सारी चीजें वहां पर है। ठीक है ये बात। अब आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापत्तनम में लगातार समुद्र से हवाएं वगैरह आती है कि नहीं आती है? मॉनसून आता है या फिर चक्रवात वगैरह आते हैं कि नहीं आते? या यहां की नमी यहां के मौसम को, कोस्टल एरिया को प्रभावित करती है कि नहीं करती है? तो इस तरीके से मौसम से संबंधित जो घटनाएं भारत के कोस्टल एरिया में है, जो अपना कोस्टल एरिया है उस एरिया में है, तो उस मौसम से संबंधित बातों को डिकोड करने के लिए कैसा मौसम रहेगा या मौसम से क्या प्रभाव पड़ते हैं, उन सब बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां विशाखापत्तनम में एक खुली प्रयोगशाला, ओपन लैब स्थापित की गई है जिसका नाम रखा गया है CART। ये ओपन प्रयोग, सामान्यतः प्रयोगशाला क्या होती है? बंद कमरों में होती है, किसी हॉल में होती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम एक खुले मैदान में विभिन्न प्रकार के उपकरण लगा दें और वो उपकरण हवा कैसी चल रही है, हवा में नमी कैसी है, किस गति से चल रही है, धूप कितनी पड़ रही है, टेम्परेचर कैसा है, वो उस उपकरण की मदद से लगातार अगर मॉनिटरिंग की जाए तो ऐसी लैब को हम क्या कहते हैं? CART, जिसका पूरा नाम क्या हुआ? कोस्टल मतलब तटीय क्षेत्र, एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडलीय, रिसर्च टेस्ट बेड, है ना? कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड। ये इस कहां पर स्थापित की गई है? विशाखापत्तनम में। खुली प्रयोगशाला कह दो, एक तरीके से खुले मैदान में विभिन्न प्रकार के उपकरण इसमें लगाए गए हैं। ये किसने लगाई? ये प्रयोगशाला किसने स्थापित की? भारत में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। और ये कहां पर है? पुणे। IITM पुणे ने विशाखापत्तनम में ये लैब स्थापित की है। ये IITM क्या संस्थान है? अपने देश में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट काम करते हैं। उनमें से एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, IITM पुणे। उसके द्वारा यह विशाखापत्तनम में लैब स्थापित की गई। उद्देश्य क्या? उद्देश्य इसके नाम में ही है कि जो देश के कोस्टल तटीय क्षेत्र है वहां के वायुमंडल से संबंधित जो मौसम की परिघटनाएं हैं उनके ऊपर रिसर्च की जा सके ताकि बेहतर कोस्टल एरिया में मौसम का प्रबंधन किया जा सके। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है उसके सचिव हैं डॉक्टर M रविचंद्रन, और इनके द्वारा ये विशाखापत्तनम में CART का उद्घाटन किया गया है, यानी कि इसने काम करना शुरू कर दिया है। आ गई बात पूरी समझ में? अब इसमें क्या विशेषताएं होंगी उसके बारे में बात करें। मुख्य बिंदु, IITM पुणे के द्वारा जो वो स्थापित किया गया, उद्देश्य क्या? लगातार ऑब्जर्वेशन करके जो है वो ऐसे मॉडल बनाए जाए मौसम के जिससे कि चक्रवात, तूफान, बरसात, इनका क्या लगाया जा सके? पूर्वानुमान लगाने की कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। अब इससे यही सारी बातें इसके डिस्क्रिप्शन में अपन ने लिख रखी है। और चक्रवात, चरम मौसम प्रणाली और ये सब जो है वो इसमें अपने देश का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके द्वारा एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है मिशन मौसम। इस मिशन मौसम को आगे हम पढ़ लेंगे क्या है, क्यों चलाया जा रहा है। इस मिशन मौसम के तहत ही ये लैब विशाखापत्तनम में स्थापित की गई है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मौसम से संबंधित जो उठापटक आजकल हो रही है, जलवायु में जो लगातार परिवर्तन आ रहे हैं, उस परिवर्तन के अनुसार बेहतर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर पूर्वानुमान या अच्छे अच्छे डेवलपमेंट किए जा सके, उसके लिए मिशन मौसम की शुरुआत की गई है। और इसी मिशन मौसम के तहत ये जो वो ऑब्जर्वेटरी कहां पर स्थापित की गई है? विशाखापट्टनम में। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, ऐसी कैसी एक लैब
और स्थापित की गई है दूसरे उद्देश्यों से। कहां पर? चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में। इसी आईआईटीएम ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने चेन्नई के अंदर एक लैब स्थापित की है जिसका नाम है अर्बन टेस्ट बेड एंड एरोसोल ऑब्जर्वेटरी। जो अर्बन का मतलब है शहरी क्षेत्र, तो देश के कोस्टल एरिया में यहां पर चेन्नई जो शहर है, चेन्नई शहर में, चेन्नई शहर के अंदर जो वायु है, उस वायु के अंदर कितना प्रदूषण है, कितनी नमी है, कितने पोलन ग्रेन है, कितने बैक्टीरिया घूम रहे हैं, कितने दूसरे टाइप के हानिकारक तत्व हैं, एरोसोल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, उस एरोसोल में प्राकृतिक कण है या मानव द्वारा प्रदूषण के जो कण है वो है, उन सब को लगातार ऑब्जर्वेशन करके शहर की वायु में क्या कमी है, शहर का मौसम कैसे बेहतर बनाया जाए, उन सब के ऊपर रिसर्च करने के लिए ये लैब बनाई गई है जिसका नाम है अर्बन टेस्ट बेड एंड एरोसोल ऑब्जर्वेटरी। अब इसमें एक नाम है एरोसोल। एरोसोल किसको कहते हैं? दो शब्दों से मिलकर बना है, एयर और एयर का सॉल्यूशन। एयर क्या है? वायु। वायु किसको कहते हैं? मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड पार्टिकल। जब वायु में छोटे छोटे द्रव्य की बूंदें घुली रहती है या छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल यानी कि धूल के कण, प्रदूषण के कण ये घुले रहते हैं, तो ये वायु तो बन जाती है क्या? सोलवेंट, विलायक, और ये बन जाते हैं सोल्यूट, विलेय। और सोलवेंट और सोल्यूट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन किसका है? एयर का। एयर का किस बात का सॉल्यूशन? जिसमें एयर में मिले हुए या तो लिक्विड की छोटी छोटी बूंदें या मिले हुए सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल, इन दोनों का ये जो सॉल्यूशन, भाई पानी में अगर चीनी डाल दें तो क्या बन जाती है? चाशनी। तो पानी क्या है? एक सोलवेंट। चीनी क्या है? सोल्यूट। यानी कि पानी विलायक है और चीनी विलेय है, और विलायक और विलेय मिलकर क्या बना लेते हैं? विलियन। सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन। तो चाशनी सॉल्यूशन है, पानी सोलवेंट है, और चीनी जो है वो सोल्यूट है। विलेय विलायक बराबर विलियन। तो यहां पर हवा क्या है? सोलवेंट है। लिक्विड की छोटी बूंदें या सॉलिड पार्टिकल क्या है? सोल्यूट है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। और एयर में बना सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? एरोसोल। एरोसोल। हवा में धूल के कण है, क्या एरोसोल के उदाहरण नहीं है? हवा में घुले हुए हैं। हवा में छोटी छोटी द्रव्य की बूंदें हैं, क्या एरोसोल के उदाहरण नहीं है? आप जो कोई भी डिओड्रेंट वगैरह की फुहार चलाते हैं तो वो क्या एरोसोल का उदाहरण नहीं है क्या? जो हिट वगैरह स्प्रे करते हैं क्या वो एरोसोल का उदाहरण नहीं है? एयर में लिक्विड की छोटी छोटी बूंदें। तो किसी शहर में एरोसोल साफ सुथरा रहे, नेचुरल रहे तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें अगर बहुत ज्यादा बीमार करने वाले कण वगैरह घुल जाएं तो उस एरोसोल को लगातार रिसर्च करने के लिए ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है अर्बन टेस्ट बेड एंड एरोसोल ऑब्जर्वेटरी। ये कहां स्थापित की गई है? चेन्नई में एक यूनिवर्सिटी है एसआरएम, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इस एसआरएम यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ये लैब स्थापित की है। किसने की है? आईआईटीएम पुणे ने। इसका उद्घाटन उन्हीं मिस्टर एम रविचंद्रन ने किया है जो किसके सचिव हैं? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सचिव हैं। आ गई बात समझ में इतनी? अब ये क्या काम करेगी? शहरी क्षेत्रों की हवा के अंदर किस प्रकार का एरोसोल बना है, किस प्रकार के मौसम है, कब जो है वो कैसी हवाएं चलेंगी, उन सब के बारे में तो काम करेगी। साथ में ग्लोबल वार्मिंग और उन सब का शहरी क्षेत्रों के ऊपर क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, वो सारी। अच्छी बात यह कि भारत में स्थापित होने वाली अपनी तरह की ये पहली वेधशाला है, पहली ऑब्जर्वेटरी है, पहली लैब है। कहां पर? एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई। किसने स्थापित की? आईआईटीएम पुणे ने। क्या करेगी? शहरी क्षेत्रों के मौसम से संबंधित डाटा कलेक्ट करेगी, रिसर्च करेगी। तो दो लैब की अपन ने बात की। अब अगली बात करें, चूंकि इसमें मिशन का नाम आया था मौसम का, तो ये मिशन मौसम क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 11 सितंबर 2024 से स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अंदर जो है वो कब तक चलेगा? 2031 तक। इस मिशन मौसम के तहत मौसम से संबंधित रिसर्च, डेवलपमेंट, नए मॉडल विकसित करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाएगा वो राशि कितनी रखी गई है? 2000 करोड़ रुपए शुरुआती 2 वर्षों के लिए, बाद में और होगी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? जो वर्ल्ड लेवल के मानक है, जो मौसम से संबंधित रिसर्च, जलवायु से संबंधित रिसर्च किए जाते हैं, उसको पूरा करते हुए अपने देश को मौसम के लिए रेडी करना और जलवायु स्मार्ट, यानी कि जो मौसम और जलवायु में बदलाव आएंगे उसके अनुसार सरकार को डाटा देना कि अपनी पॉलिसी ऐसी बनाओ ताकि जलवायु परिवर्तन का असर हमारे देश के लोगों पर ना पड़े। ठीक है बात? तो ये इसके तहत जो वो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, उसके तहत इस मिशन मौसम में 3 इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। एक तो आईआईटीएम पुणे, ये काम कर ही रहा है।
एक अपने देश में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD जो बताता है कि बारिश आएगी नहीं आएगी, वो भारतीय मौसम विभाग। और एक है 2 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, इस तरीके की मध्यम अवधि की जो पूर्वानुमान करता है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग वाला इंस्टीट्यूट। तो ये तीनों मिलकर इस मिशन मौसम में भारत के अंदर मौसम और जलवायु से संबंधित जो भी रिसर्च है ताकि ज्यादा बेहतर प्लानिंग हम कर पाए उसके लिए है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में चल रहा है मिशन मौसम? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। आई बात समझ में? तो ये इससे संबंधित बातें अपन ने की। अब ये इसका उद्देश्य है सारा, जिससे कि ये कृषि वगैरह और वो सारे काम किए जा सकते हैं, वो सारे आप इसमें देख लेना। उसके बाद में CBS लगभग 15-20 दिन पहले एकदम से बड़े देश के हिस्से पर बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोन पर एकदम से वॉइस मैसेज आया। चाहे आप फोन पे बात कर रहे हो, चाहे वीडियो देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एकदम से वो मैसेज बोलने लग गया। बहुत सारे लोग डर गए थे। डर गए थे कि नहीं डर गए थे? वो मैसेज बेसिकली सरकार ने भेजा था। वॉइस मैसेज क्यों भेजा? देश के नागरिकों को आपातकाल की स्थिति के लिए तैयार करना। जैसे किसी देश, अपने देश में भूकंप आ जाए, आग लग जाए, कोई महामारी फैल जाए, विदेशी शत्रु का हमला हो जाए या और कुछ हो जाए, एक साथ में सरकार के द्वारा बड़े लेवल पर लोगों को कोई आपातकालीन मैसेज देना हो, सूचना देना हो, तो उसके लिए सरकार ने एक सेवा शुरू की है जिसका नाम क्या रखा है? स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्टर सिस्टम। इसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो कोई सी भी भाषा बोलते हो, उनकी लोकल भाषा में, भाई मान लो कि वो मैसेज आए इंग्लिश में, अब इंग्लिश तो समझे ही नहीं, तो जो देश के जिस हिस्से में लोग जैसी अपनी लोकल भाषा बोलते हैं उस लोकल भाषा में वो मैसेज बजेगा। दूसरा, क्या ये मैसेज सिर्फ स्मार्टफोन पर बजेगा? क्या किसी के पास कीपैड वाला फोन हो तो, चाहे 2G से लेकर 5G तक कैसा भी फोन हो, कीपैड वाला हो, स्मार्टफोन हो, सबके ऊपर बजेगा। मान लो एक साथ में इतने कोई आपातकालीन स्थिति हो और नेटवर्क जाम हो जाए, मैसेज ही नहीं जाए, कॉल नहीं लगे, और चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान फट पड़े, ये मैसेज तो बजेगा ही बजेगा। तो इसका मतलब कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी क्षेत्र हो, एनी टाइम किसी भी तरीके की मोबाइल टेक्नोलॉजी हो, सबके ऊपर आपातकालीन मैसेज देने के लिए एक सेवा शुरू की है। किसने शुरू की है? केंद्रीय संचार मंत्रालय ने शुरू की है। और ये मंत्री जी कौन है? श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका शुभारंभ कर दिया, इसकी टेस्टिंग की, और उसके बाद सरकार को सफाई भी देनी पड़ी कि घबराए नहीं। आजकल जो है वो साइबर फ्रॉड और पता नहीं क्या क्या हो गए कि ये क्या बज रहा है मेरे फोन पर, है ना? तो ऐसे कहा सबको कि तनाव मत करो, चिंता मत लो, हमने एक बार टेस्टिंग के लिए इस मैसेज को भेजा है। अब इससे संबंधित बातें देखें अपन। तो दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वाले में, उसके द्वारा, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट काम करता है जिसका नाम है CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। CDOT इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। उसके द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के साथ मिलकर NDMA, क्योंकि डिजास्टर की कंडीशन होगी तो जो है वो CDOT और NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गृह मंत्रालय के सहयोग से एक सिस्टम विकसित किया है ताकि देशवासियों को आपातकाल की स्थिति में मैसेज भेजे जा सके मोबाइल पर। तो इसके लिए क्या होगा? टेलीकॉम आधारित सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो वो बिल्कुल पर्टिकुलर, मान लो कि आंध्र प्रदेश में सुनामी आ गई, उस सुनामी का मैसेज राजस्थान में सुना के क्या करेंगे? तो सिर्फ आंध्र प्रदेश के लोगों तक ही वो मैसेज भेजा जाए। तो बिल्कुल जियो टारगेटेड, पर्टिकुलर उस लोकेशन पे ही ये भेजा जाएगा। रियल टाइम अनेक भाषाओं में भेजा जा सकता है। नेटवर्क जाम से अप्रभावित रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई भी हो, सब जो है वो चीजों में ये भेज सकते हैं। नाम क्या है इस टेक्नोलॉजी का? CBS। क्या नाम है? स्वदेशी अपना इंडिजिनसली सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। आई बात समझ? याद रह जाएगा? वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे तारा। ये भी काफी फेमस रहा। तारा एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका नाम है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन किसको कहते हैं? संवर्धन करना, बढ़ाना। किसको? दूरी को, मात्रा को, सांद्रता को, किसी भी चीज को जब हम एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑगमेंटेशन या संवर्धन। ये ऑगमेंटेशन किसका है? रेंज का। किसकी रेंज का? बॉम्ब की रेंज का। बॉम्ब जाके गिरे उस रेंज का। तो इसका मतलब बॉम्ब की रेंज का आवर्धन किया गया। उसके लिए क्या किया गया? टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। सिंपल सी एक बात बताता हूं मैं। मान लो किसी देश की फाइटर जेट है, हवाई जहाज है, लड़ाकू विमान, उसके द्वारा ऊपर से नीचे बॉम्ब गिराया जाए तो हवाई जहाज तेज गति से चलता है। अगर तेज गति से नहीं चलेगा तो नीचे गिर जाएगा, इसलिए उसको तेज चलना पड़ता है। जब वो तेज गति से चल रहा होता है तो उस दौरान ऊपर से नीचे
दुश्मन देश के किसी टारगेट पर बॉम्ब गिराता है, लेकिन वो तेज गति से चलते टाइम पर फिजिक्स के नियम लगते हैं और वो बॉम्ब सीधा उस पर्टिकुलर टारगेट पे न गिर के इधर उधर उकचुक हो जाता है। उकचुक हो जाता है तो टारगेट तो बच जाता है और निर्दोष लोग वगैरह मारे जाते हैं, है कि नहीं? दूसरा, उस टाइम पर हवाएं तेज चल रही हो, एरोडायनेमिक्स का भी हिसाब किताब है, बहुत सारी है। तो इसका मतलब जो हवाई जहाज से सामान्य बम बरसाए जाते हैं उनको साधारण बम या डम बम कहते हैं, मूर्ख बम कहते हैं, उसको नहीं पता, वो जाके कहीं पर भी फट जाता है। इसकी बजाय अगर वो हवाई जहाज से गिराने वाला बम बिल्कुल टारगेट पे जाके गिर जाए, बिल्कुल सही जगह पर जाकर गिरे, तो क्या वो साधारण बम बचता है या स्मार्ट बम हो जाता है? तो एक साधारण बम को स्मार्ट बम में परिवर्तित करने की टेक्निक का नाम है तारा, टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। इसमें क्या किया गया है? ये फोटोग्राफ जो अपने सामने दिख रही है, ये एक फाइटर जेट के नीचे की फोटो है, और इस फाइटर जेट के नीचे एक बॉम्ब दिख रहा है अपने को, और इस बॉम्ब के नीचे एक लाल रंग की फ्रेम सी लगा रखी है। इस फ्रेम का नाम है तारा। हुआ क्या, पहले हवाई जहाज से बॉम्ब गिराते थे तो ये कहीं पर जाके गिरता था, और इजराइल वालों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जिसको बॉम्ब को एक फ्रेम में लगाओ और इस फ्रेम के दोनों तरफ विंग्स निकाल दो और जीपीएस सिस्टम ऐड कर दो, और उस विंग्स की सहायता से इस बॉम्ब की दिशा इधर उधर मुड़ाते हुए हवा में ग्लाइड करते हुए, ग्लाइड करने का मतलब समझ रहे, फिसलना, हवा में फिसलते हुए ये बिल्कुल सही जगह जाकर गिरता था। जीपीएस कोऑर्डिनेट से अपन उसको दिशा देते और उसके बाद उसके विंग्स इधर उधर जो है वो सेट होके और सही जगह ले जाके डाल देते। अपने को भी पसंद आ गया, हमने भी कहा यार ये हम तो सीधे ही बॉम्ब गिरा देते और तुम ये एक सिस्टम लगा के गिराते हो, इससे बॉम्ब बिल्कुल सटीक जगह जाके गिर जाता है, ये हमें भी दो ना तुम्हारा जुगाड़। ये जुगाड़ नहीं है, पैसे लगेंगे इसके। तो क्या कितने में बेचा? $4 लाख लगेंगे। कितने डॉलर? 4 लाख है। ये तो बहुत महंगा, 80-90 किलो लोहा ही तो लगा है ये इसमें, और क्या है? क्या लोहा तुम्हें दिख रहा है? ये टेक्नोलॉजी है। तो हमने कहा हम खुद बना लेंगे। डीआरडीओ ने क्या किया कि एक बार दिखाओ तो सही कैसा क्या हिसाब किताब है। बोले देंगे ही नहीं दिखाने के लिए, फोटोग्राफ में देख दाख के अपन ने भी इसको सेट कर दिया और एक सिस्टम तैयार कर दिया कि आगे से एयरफोर्स वालों को कहा कि अब बम गिरा के दिखाओ। बम के नीचे क्या लगा दिया? एक सिस्टम जिसका नाम क्या है? तारा। और उसके बाद सटीक जगह पर जाकर गिरा। क्या आनंद आ गई कि भाई अपन हर बार बम गिराने के लिए इजराइल से $4 लाख खर्च करके ये सिस्टम लाते, इसके बजाय अपन ने खुद ही विकसित कर लिया। तो एक जो तारा सिस्टम है जिसका नाम है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, ये एक साधारण बम को स्मार्ट बम बना देता है, जिसके तहत किसी हवाई जहाज से किसी पर्टिकुलर टारगेट पे निश्चित सटीक रूप से अगर बम गिरना है तो इस तारा सिस्टम को बम के साथ अटैच कर दो। इसको जैसे ही नीचे गिराया जाएगा इसकी विंग्स खुलेंगी और वो विंग्स के साथ जीपीएस सिस्टम ऐड होगा और ये बिल्कुल जैसा पायलट चाहेगा उसी जगह जाकर के सटीक रूप से गिरेगा, है ना। अच्छा, इस बम को विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। उस बम का नाम रखा है गौरव बम। क्या नाम रखा है? तो तारा सिस्टम की मदद से यह बम सही जगह पर गिराया जाएगा। इस बम का नाम है गौरव बम। 1000 किलोग्राम का है कि नहीं है? 1000 किलोग्राम। इससे क्या होगा? अपने जो देश की वायुसेना है उसको बम गिराने के लिए दुश्मन के ठिकाने के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, दूर से ही मार दो। कि भाई अपन मान लो कि पाकिस्तान पे बम गिराना चाहते हैं तो अपन जो है वो बाड़मेर जैसलमेर वाली सीमा पे जाएंगे और वहां से ये बॉम्ब गिराएंगे और ये ग्लाइड करते 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 सीधा उस जगह पर जाकर गिरेगा जहां पर इसको गिरना चाहिए, जो टारगेट इसमें सेट किया गया है। तो ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया गया ग्लाइड हथियार है, ग्लाइडिंग प्रणाली का यूज। ग्लाइडर समझते हैं, हवा में उड़ता हुआ चला जाता है। तो ये तारा जो सिस्टम है ये ग्लाइडिंग वाला बॉम्ब है, हथियार है। अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन, किसकी रेंज एक्सटेंशन? बॉम्ब की रेंज को एक्सटेंशन यानी कि बढ़ा देने वाला के ऊपर से गिरने के बजाय हवा में ग्लाइड करते हुए जाता है। भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है। यह अनिर्देशित वॉरहेड यानी कि जो कहीं पे भी जाके साधारण बॉम्ब गिर जाता है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? सटीक निर्देशित यानी कि टारगेटेड वेपन पे जाके। किसने डेवलप किया? एक डीआरडीओ की लैब है जिसका नाम है आरसीआई, रिसर्च सेंटर इमारत। इमारत को यहां बिल्डिंग मत समझ लेना, लैब का नाम है। क्या नाम है? आरसीआई, रिसर्च सेंटर इमारत, हैदराबाद के द्वारा डीआरडीओ की दूसरी लैब के साथ मिलकर के इसको विकसित किया गया। उद्देश्य क्या? जमीन के टारगेट को बिल्कुल फिक्स जगह पर जाके और जो है वो खत्म कर देना। तो ये भारत की कम लागत वाला, क्योंकि इजराइल वाला अपने को कितने का बेच रहा था? $4 लाख का, और 80-85 किलोग्राम लगा के अपन ने लोहा सार इसको यहीं पर सेट कर लिया, तो इतने पैसे खर्च करने से अपने बच गए। दूसरा किसी को चाहिए अपन बेच देंगे भाई, ये की ये टेक्नोलॉजी है ना, कोई तनाव का विषय ही नहीं है। अब उसके बाद में ग्लाइड वेपन किसको कहते हैं? अपन ने अलग से सवाल बना लिया। ग्लाइड वेपन वो होते हैं जो सटीक निर्देशित विमान से दागा जा सकता है
और पारंपरिक जो बम होते हैं उसके बजाय एरोडायनेमिक्स का यूज करते हुए ग्लाइड करता हुआ टारगेट तक पहुंच जाता है। यह साधारण बम को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइड वेपन स्मार्ट बम में, स्मार्ट हथियार में कन्वर्ट कर देता है। और सटीकता इसकी बिल्कुल प्रिसाइजनेस बहुत उच्च होती है। डीआरडीओ के द्वारा जो बम विकसित किया गया है वो क्या है? गौरव, जिसके साथ तारा सिस्टम को लगा के हमने पटका है। अब गौरव बम के बारे में दो तीन बातें। 1000 किलोग्राम का है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, और इसको किसने विकसित किया है? डीआरडीओ की हैदराबाद वाली आरसीआई, और साथ में जो है वो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, आयुध अनुसंधान और विकास, और साथ में एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर, इन सभी ने मिलकर के इसका परीक्षण और इसका विकास किया है। अब इसको बड़े लेवल पर भाई डिजाइन कर दिया, प्रोटोटाइप बना के दिखा दिया। अब 1000 बम बनाने हैं, वो काम किसको सौंप दिया गया है? अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरा फोर्ज के साथ साथ अलग अलग छोटे छोटे स्टार्टअप डिफेंस सेक्टर में जो खुल रहे हैं वो सब ये काम करेंगे। प्रोडक्शन का काम किसको सौंपा गया है? अडानी डिफेंस सिस्टम को। डेवलप किसने किया है? आरसीआई और जो वो अपने जो वो आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने। ग्लाइड बम होते क्या है? जो एक बार ऊपर से हवाई जहाज से दाग दिए तो ग्लाइड करते हुए सटीकता के साथ में अपने टारगेट पर फटते हैं। तो ग्लाइडिंग वेपन में कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी, उसका नाम क्या है? तारा, टेक्निकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। आई बात समझ? तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर अपनी डीआरडीओ की पिछले दिनों आई थी। उसके बाद में है महेंद्रगिरी। अपने नेवी के अंदर जो है वो अलग अलग टाइप के हथियार काम में आते हैं या वाहन काम में आते हैं। सबसे बड़ा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसके ऊपर बड़े बड़े हवाई जहाज उतर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद नीचे होता है डिस्ट्रॉयर, उसके नीचे वाले होते हैं फ्रीगेट्स, और उसके नीचे फिर पानी के नीचे चलती है वो क्या? सबमरीन्स, और दूसरी फिर पेट्रोलिंग वेसल वगैरह वो सब चीजें होती है। तो ये वाहन है किसके? नेवी के। अपने देश में फ्रीगेट बनाने के लिए, एडवांस फ्रीगेट बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था प्रोजेक्ट 17। प्रोजेक्ट 17 के तहत फ्रीगेट यानी कि वो नेवी के जहाज जो तुलनात्मक रूप से हल्के और छोटे होते हैं, तेज गति से विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं, जिसमें चाहे लड़ाई झगड़े का काम हो, पेट्रोलिंग का काम हो, रेस्क्यू मिशन हो, बहुत सारे काम कर सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट 17 के तहत जो फ्रीगेट बनाए गए उनको कहा गया शिवालिक श्रेणी की फ्रीगेट, है ना, जो ऊपर उत्तराखंड में वहां पर शिवालिक के पहाड़ियां, शिवालिक श्रेणी की। फिर इन्होंने कहा कि ये फ्रीगेट ये तो बना दी अपन ने, और ज्यादा एडवांस टाइप की स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाली फ्रीगेट बनाई। स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? जो दुश्मन के राडार के जल्दी सी पकड़ में नहीं आती है, जो छिपी रहती है, उसको स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाली फ्रीगेट बनाने के लिए सरकार ने फिर इस प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन किया और चलाया प्रोजेक्ट 17A। क्या चलाया? प्रोजेक्ट 17A। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 ऐसी फ्रीगेट बनानी थी जिनमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी हो और एडवांस हो। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत जो 7 फ्रीगेट बनानी थी, उन फ्रीगेट का नाम रखा गया नीलगिरी श्रेणी की फ्रीगेट। किसकी श्रेणी की? नीलगिरी श्रेणी की। तो एक चीज याद रखेंगे भारत के मैप से, जो 17 प्रोजेक्ट चला उसके तहत तो उत्तराखंड वाली पहाड़, मैं यहां कहां बना रहा हूं? अच्छा, मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया। यहां पर शिवालिक रेंज की जो है वो फ्रीगेट बनाई गई है, और जो 17A के तहत बनाई गई है वो नीलगिरी श्रेणी की फ्रीगेट बनाई गई है। आगे बात समझ। नीलगिरी श्रेणी वाली फ्रीगेट जो है वो एडवांस है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है? 17A। और जो शिवालिक श्रेणी वाली है वो तुलनात्मक रूप से कम एडवांस है, वो बनाई गई है प्रोजेक्ट 17 के तहत। इस प्रोजेक्ट 17A के तहत कितनी फ्रीगेट बनाई जानी थी? 7। उनमें से 6 नंबर की जो फ्रीगेट है उसका अनावरण यानी कि वो नेवी को बना के सौंप दिया गया है। ये जो 7 फ्रीगेट बनाई गई है ये भारत की 2 पीएसयू के द्वारा विकसित की गई है। कितने पीएसयू के द्वारा? 2। एक के द्वारा बनाई गई है 4, दूसरी के द्वारा बनाई गई है 3। तो उनमें से 7 में से 6 नंबर की जो फ्रीगेट है उसका नाम रखा गया है महेंद्रगिरी। क्या नाम रखा गया है? तो महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई स्टील्थ फ्रीगेट है, जो नीलगिरी श्रेणी की है, 6 नंबर का जहाज है, भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर दिया गया है। अब इस प्रोजेक्ट 17 के तहत 17A के तहत कुछ महत्वपूर्ण इसकी बात करेंगे हम, तो ये उन्नत एडवांस स्टील्थ फ्रीगेट है। इसको डिजाइन किया गया है अपने देश में, एक कंपनी है जिसका जो सरकार की डीआरडीओ के तहत काम करती है, युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो, उसके द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण किया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, मुंबई के अंदर ये शिप बिल्डिंग का काम करने वाली कंपनी है जिसका नाम क्या है? मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। ये पीएसयू है, इसके द्वारा विकसित किया गया है। इसके अंदर हथियार, शक्तिशाली हथियार और वो सारी चीजें तो लगी हुई है ही। इसके इंजन की बात करें तो 2 तरीके का इंजन,
एक तो डीजल से चलता और एक गैस से चलने वाला इंजन है। आ गई बात समझ में? अब उसके बाद में अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट 17A के तहत, तो जो 7 मल्टी मिशन अलग अलग काम, रेस्क्यू, सर्च, लड़ाई झगड़े, सारे काम करने वाले इनमें से 4 जो है उनका नाम है नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी। इनका निर्माण तो किया है मुंबई वाली मजगांव डॉक्सी बिल्डिंग लिमिटेड ने। जो बची हुई 3 है जिनका नाम क्या क्या है, हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी, इनका निर्माण किया है कोलकाता के अंदर गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता, इनके द्वारा टोटल। तो 7 में से कितनी बन गई है? 6 बन चुकी है। आ गई बात समझ? प्रोजेक्ट 17A किससे संबंधित है? एडवांस मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रीगेट बनाने से संबंधित। प्रोजेक्ट 17 किससे संबंधित था? जो वो फ्रीगेट बनाने से संबंधित। प्रोजेक्ट 17 के तहत जो फ्रीगेट बनी है उनको कौन सी श्रेणी की फ्रीगेट कहते हैं? शिवालिक श्रेणी की। 17A के तहत बनी है उसको किसकी? नीलगिरी श्रेणी की। और 7 में से 6 बन चुकी है। तो इनके ऊपर भी खूब सारे सवाल आते रहते हैं, इनके ऊपर भी अपने को पता होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट 17A के बारे में अपन ने सारी बातें कर ली। अब उसके बाद में अगला, ये बहुत भयंकर, डीआरडीओ ने एक तरीके से धमाका करके रख दिया, सुन कर दिया, दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया, और वो है स्क्रैमजेट इंजन का एक प्रयोगशाला में परीक्षण। अपने हैदराबाद के अंदर एक लैब है जिसका नाम है डीआरडीएल, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब। इसने 9 मई को अपने स्क्रैमजेट इंजन का, जिसका पूरा नाम है कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर, इस टेक्नोलॉजी का एक तरीके या फिर सिंपल भाषा में कहें तो स्क्रैमजेट इंजन का फंक्शनल टेस्ट करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। हालांकि यह स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण जो किया गया वो लैब में किया गया है, पाइप में परीक्षण किया गया है, रियल रॉकेट या हवाई जहाज या फाइटर जेट में नहीं किया गया है। तो ये जो इंजन, जो स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किया गया, ये लगातार 1200 सेकंड तक स्क्रैमजेट इंजन को फंक्शनल अवस्था में काम करते हुए दिखा के हमने दुनिया को अचंभे में डाल दिया। एक चीज समझना आप कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। किसी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो मिसाइल की जो स्पीड होती है उस स्पीड के आधार पर मिसाइल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। और ये सोनिक जो है वो ध्वनि की गति के आधार पर, मैक के आधार पर मापा जाता है। 1 मैक मतलब ध्वनि की गति से जो है वो यात्रा करने वाला, ध्वनि की गति से जो है वो ट्रेवलिंग करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ध्वनि की गति के बराबर अगर उसकी गति है तो वो क्या स्पीड है? 1 मैक। और ध्वनि की गति से ज्यादा है तो वो 1 मैक से ज्यादा। 1 मैक से 5 मैक के बीच में जो स्पीड होती है उसको क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। यानी कि ध्वनि की गति से 2 गुना स्पीड, 3 गुना स्पीड, 4 गुना स्पीड, 5 गुना स्पीड तक अगर कोई यात्रा कर रहा है या कोई ट्रेवलिंग कर रहा है या इसकी स्पीड है तो वो क्या है? सुपरसोनिक। और 1 मैक से नीचे स्पीड होती है वो सबसोनिक या इंफ्रासोनिक उसको कहते हैं। और 5 मैक से भी ऊपर, ध्वनि से 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 20 गुना तक हाइपरसोनिक। तो जिस भी देश के पास ये जो मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली होंगी वो देश किसी के बस का नहीं होगा, क्योंकि आजकल मिसाइलों को रोकने के लिए देशों ने एयर डिफेंस सिस्टम बना लिए। और किसी देश की स्पीड, मिसाइलों की स्पीड जितनी कम होगी, सामने वाले देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके रडार पहले ही एक्टिव हो जाएंगे और वहां पर पहुंचने से पहले हवा में ही उस मिसाइल को नष्ट कर देंगे। लेकिन अगर किसी देश की मिसाइल की स्पीड हाइपरसोनिक हुई तो वो दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम का रडार जब तक एक्टिव होकर मिसाइल छोड़ेगा तब तक तो वो जाके गिर जाएगी और उस लक्ष्य को नष्ट कर देगी। अब हाइपरसोनिक स्पीड की अगर मिसाइल चाहिए अपने को, तेज गति वाली मिसाइल चाहिए, तो उसके अंदर लगने वाला इंजन भी जबरदस्त स्पीड वाला चाहिए, और वो इंजन होता है स्क्रैमजेट इंजन। और उस स्क्रैमजेट इंजन की प्रौद्योगिकी का डेमोन्स्ट्रेशन अपन ने करके दिखा दिया। कितने सेकंड तक? 1200 सेकंड तक। अब 1200 सेकंड का मतलब पता है? 20 मिनट होता है। 20 मिनट अगर हाइपरसोनिक मिसाइल चले हवा में तो कितनी दूरी तय कर लेगी? बहुत ज्यादा दूर, 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा चली जाएगी दूर। तो इसका मतलब अगर किसी के पास 20 मिनट तक स्क्रैमजेट इंजन फंक्शनल अवस्था में है तो उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल जो होंगी उसकी रेंज में बहुत ज्यादा एरिया आ जाएगा और वो देश मिसाइल टेक्नोलॉजी में उतना ही एडवांस हो जाएगा। और भारत की डीआरडीएल ने यह करके दिखा दिया है। इससे क्या होगा? हाइपरसोनिक मिसाइल विकास के मामले में हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो जाएगी और इंडिजिनसली हम हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है वो हैदराबाद के अंदर जो है वो आधुनिक स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट, इस टेस्ट का क्या नाम था जिसमें स्क्रैमजेट का
जो है वो 1200 सेकंड तक जो वो डेमोस्ट्रेशन किया गया, परीक्षण किया गया स्क्रैम जेट कनेक्ट पाइप टेस्ट में 1200 सेकंड तक अपन ने किया। किसने? डीआरडीएल हैदराबाद ने। अच्छा, ये जो स्क्रैम जेट इंजन होते हैं उनको बोलते हैं सुपरसोनिक कंडेंस्ड रैम जेट इंजन। रैम जेट इंजन सामान्यतः रॉकेट और मिसाइल में लगाए जाते हैं, सुपरसोनिक टाइप की होती है, और इनके इस रैम जेट इंजन से जो स्पीड पैदा की जाती है उससे भी एडवांस जो है वो स्क्रैम जेट इंजन होते हैं। रैम जेट और स्क्रैम जेट इंजन की क्या खास बात होती है कि इस इंजन को चलाने के लिए फ्यूल तो इस रॉकेट मिसाइल में भरा होता है, लेकिन इसको ऑक्सीडाइजर यानी कि ऑक्सीजन ये हवा से लेता है, इसलिए इस इंजन को कहते हैं एयर ब्रीदिंग इंजन। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना। तो ये एयर ब्रीदिंग इंजन होता है, और इसमें ऑक्सीडाइजर अगर स्टोर नहीं करेंगे तो मिसाइल का वजन हल्का बना रहेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। तो ये एयर ब्रीदिंग सुपरसोनिक एयर ब्रीदिंग इंजन है, और इसकी मदद से हाई स्पीड से अपन जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल विकास कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए अपन ने अलग से एक जो वो साथ में बना दिया, चूंकि अपनी ये नोट्स मेकिंग स्टाइल है कि जो भी करंट का टॉपिक होता है उसके साथ अपन बेसिक स्टैटिक वाला पार्ट जोड़ देते हैं। तो 5 से 20 मैक की स्पीड जो होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल, और इसकी गति लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा ही होती है, बहुत ज्यादा होती है ना। दो प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, एक तो ऊपर छोड़ दिया हवा में और फिर ग्लाइड करते हुए पहुंच जाए तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, और दूसरी फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, क्रूज वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दो प्रकार की होती है और अपन ने इसको लिख दिया। अब उसके बाद में स्क्रैम जेट इंजन के बारे में भी अपन ने लिखा कि 5 मैक से ज्यादा एयर ब्रीदिंग करने वाला रैम जेट का उन्नत संस्करण होता है। साथ में ये रॉकेट ऑक्सीजन साथ में ले जाने की बजाय सीधे हवा से लेता है। इसका पूरा नाम सुपरसोनिक कंबस्टन रैम जेट इंजन होता है, एससी रैम जेट होता है, इसीलिए इसको शॉर्ट में क्या बोलते थे? स्क्रैम जेट बोल देते हैं। अब भारत में मिसाइल को लेकर के एक जो है वो प्रोग्राम चला जिसका नाम है इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके भी नोट्स हैं, वो अपन यहां पर तो एक्सप्लेन करेंगे नहीं, आपको वो बेसिक रूप से पढ़ाया गया है। तो अपन ने बात जो की वो डीआरडीओ की बहुत सारी उपलब्धियों की बात की है। डीआरडीओ ने एक साथ बहुत सारे पटाखे फोड़ दिए इन दिनों। पहला तो डीआरडीओ ने क्या करके दिखा दिया अपने को? तारा वाला काम करके दिखा दिया। दूसरा अपने को स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग करके दिखा दिया। एक और काम करके दिखा दिया, अग्नि मिसाइल का एडवांस वर्जन जिसका नाम रखा गया दिव्यास्त्र। क्या नाम रखा है? ऐसा अस्त्र जो दिव्य है, दिव्यास्त्र। अस्त्र क्या होता है? जो फेंक के मारा जाता है, और मिसाइल फेंक के ही मारी जाती है। हाथ में लेके मिसाइल से थोड़ी अगले को टोचा जाता है, ये तो हवा में फेंक के मारी जाती है, उसी को अस्त्र कहते हैं। और अगर वो अस्त्र हो दिव्य तो क्या कहलाएगा? दिव्यास्त्र। आपने महाभारत और रामायण देखे होंगे। महाभारत और रामायण में जब बचपन में देखते हैं कि भाई कोई भी बहुत तगड़ा योद्धा जिसने महादेव की भक्ति वक्ति की है और वो अपना जब तीर खींचता है तो कुछ मंत्र से बांधता है और फिर हवा में उसको छोड़ता है। छोड़ा तो एक तीर था, आगे जाके 5 हो गए, और 5 लोगों के जाके चुप गए, वो मार डाला 5 लोगों को। बस ये कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है। हम अगर नीचे से एक अग्नि मिसाइल छोड़े और ये अग्नि मिसाइल हवा में जाके 5 अलग अलग, 6 अलग अलग, 7 अलग अलग टाइप के वेपन बाहर निकाले और अलग अलग टारगेट पे जाके गिर जाए, तो ये दिव्य अस्त्र से कम है क्या? है कि नहीं है ये बात? तो बस वही परीक्षण किया गया है। कहां पर? ओडिशा का जो तटीय क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम है, उस ओडिशा में द्वीप है एपीजे अब्दुल कलाम नाम से द्वीप, और उसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको सरल भाषा में बात बताई कि एक मिसाइल छोड़ी और हवा में जाके उससे मल्टीपल जो है वो वॉर हेड निकले और अलग अलग टारगेट को जाके हिट किया, उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। इसके माध्यम से जो है वो अलग अलग टारगेट जाके हमने फोड़ डाले। आई बात समझ में? तो इसका नाम क्या रखा है? दिव्यास्त्र। क्या नाम रखा है? दिव्यास्त्र। अब इसके मुख्य बिंदु क्या है? मल्टीपल टारगेट, मल्टीपल पेलोड एक साथ में जाके अलग अलग क्षेत्रों को नष्ट कर देंगे, मारक क्षमता बढ़ा देंगे। ईरान ने पिछले दिनों इजराइल में ऐसा ही कुछ करके दिखाया, अपनी वो जो है वो सफलता का परीक्षण उसने वहां पर किया। तो बस इसको अपन ने कवर किया। डीआरडीओ की 3 बड़ी उपलब्धियां अपन ने बात की, तारा की बात की, दूसरा अपन ने स्क्रैम जेट इंजन की बात की, और तीसरा अग्नि के उन्नत वर्जन की बात की। अच्छा, डीआरडीओ ने पिछले दिनों एक विक्रम नाम का एडवांस व्हीकल भी बना दिया है, जो कि आर्म्ड फोर्सेज को, अपने उस पे वीडियो भी किया था एक, है ना, आर्म्ड फोर्सेज को जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में सपोर्ट देता है एक तरीके से, जो पिछले वाले में अपन ने किया। अब ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके बेसिक नोट्स में लिखा हुआ है।
आप वहां से पढ़ ले, और अगर आपको इसमें कुछ बातें काम की लगे तो आप अपनी पीडीएफ में देख लेना, इसको पीडीएफ में भी आएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। राजस्थान के अंदर जो अपना कहां पर, भिवाड़ी में एक सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाया गया है ना। और वो सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है सहस्त्र सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या काम करेगी? जो आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, विभिन्न प्रकार की डिस्प्ले, मेडिकल उपकरण, डिफेंस टेक्नोलॉजी या फिर अलग अलग क्षेत्रों में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो पीछे मदरबोर्ड लगता है, उस मदरबोर्ड में छोटे छोटे जो आईसी सेमीकंडक्टर लगते हैं, उन सब के निर्माण की फैक्ट्री यहां पर खोली गई है। कहां पर? भिवाड़ी के अंदर। इसका उद्घाटन अपने जो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, जिनका नाम क्या है, अश्विनी वैष्णव, और साथ में अलवर से सांसद श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी यादव, जो पर्यावरण मिनिस्ट्री है, उन्होंने वर्चुअल, यानी कि ये आए नहीं, वहीं से ही ऑनलाइन इन्होंने क्या कर दिया, वो दिखा दिया, और उससे जो है वो ये इसका उद्घाटन कर दिया। सही है बात। अब इसके बारे में कुछ अपने से पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण बातें। अब ये सेमीकंडक्टर जो है वो भारत का पहला एसएमई है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, जिसने ये सेमीकंडक्टर को बनाया है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक और जो अपना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर को निर्माण के बढ़ावा देने की एक जो स्कीम है जिसका नाम है एसपीईसी, उसके तहत सरकार ने इसको लोन दिया, और उस लोन की सहायता से इसने ये अपने भिवाड़ी के अंदर ये सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन जो है उसके प्लांट को स्थापित किया। कितना खर्चा कर दिया इसने? 150 करोड़। इसका जो एरिया है जो फैक्ट्री का, वो 57,000 वर्ग फीट एरिया में है, और ये एरिया जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी हवा वाला है। देखिए, जब सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाते हैं तो उस एरिया में हवा में धूल कण नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर की जो चिप बनाई जा रही है, अगर उसमें धूल कण वगैरह भी मिल गए तो उसकी सेमीकंडक्टर वाली प्रॉपर्टी प्रभावित हो जाएंगी। वो ज्यादा वोल्टेज, कम वोल्टेज पास ऑन करेगा तो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। इसलिए सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो लैब होती है, उनके अंदर अलग अलग अमेरिका के द्वारा या आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए कुछ पैरामीटर होते हैं, जिनको 10K या 100K बोला जाता है। ये 10K और 100K ये सुनिश्चित करते हैं कि उस जगह, उस प्रीमाइसेस में हवा जो आ रही है बिल्कुल साफ सुथरी है, उसमें धूल कण या विभिन्न प्रकार की चीजें नहीं है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? क्लीन रूम्स बोलते हैं। क्या बनाया जाएगा इसमें? माइक्रो एसडी कार्ड, जो आपके मोबाइल फोन वगैरह में मेमोरी कार्ड डलते हैं, ई सिम बनाई जाएंगी, या जो अपन RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन से संबंधित जो अपन बनाते हैं, क्या जो गाड़ियों के आगे लगाते हैं, जो टोल के ऊपर अपने आप ऑटोमेटिकली फास्टैग, वो बना देंगे, या फिर और इस तरीके के उपकरण जो है वो बनाए जाएंगे। अच्छा, अच्छी बात क्या है, इसमें से ज्यादातर मटेरियल हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? विदेशी मुद्रा अपने यहां पर आएगी। जो कोरिया, जर्मनी, जापान, चाइना, इनकी जो मोनोपोली है, उसमें हम भी थोड़ा बहुत कंपटीशन कर पाएंगे। अब इसमें जो वो एक साल में 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट पैकेजिंग की क्षमता विकसित की गई है, जिनमें से 43 मिलियन यूनिट तो सरकार के द्वारा जो खर्चा दिया गया है उससे विकसित की गई। आने वाले 2-3 सालों में ये बढ़ा के क्षमता 400 से 600 मिलियन यूनिट तक ले जाएगी। पहले से जो है वो 60% से ज्यादा बाजार जो है वो विदेशों में निर्यात किया जाएगा, और जो है वो विभिन्न प्रकार के अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो बच्चे इंजीनियरिंग और ITI में तैयारी कर रहे हैं, उनको अप्रेंटिसशिप या एक तरीके से इंटर्नशिप जो कंपनी ट्रेनिंग दी जाती है, वो सहस्त्र सेमीकंडक्टर वाली लिमिटेड में जो देश के अपने राज्य के अलग अलग इंस्टीट्यूट है, उनको यहां पर ट्रेनिंग देने में भी मदद मिलेगी। तो ये इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये तो एक फैक्ट हो गया। इससे ज्यादा जो सवाल काम का लगता है वो लगता है राजस्थान सरकार की सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो मार्च 2026 में बनाई गई है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भारत सरकार का सेमीकंडक्टर मिशन जो 2021 से चल रहा है। तो ये तो एक फैक्ट हो गया, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे नहीं पूछे, लेकिन मुख्य परीक्षा लायक जो सवाल बनता है वो बनता है राजस्थान की सेमीकंडक्टर पॉलिसी, जो 5 अंक में साइंस टेक में पूछा जा सकता है। या फिर भारत के अंदर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग और पैकेजिंग, उन सब से संबंधित चीजों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो अपने पास एक आंसर होगा जिसमें राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजस्थान की सेमीकंडक्टर पॉलिसी और पूरे भारत के संदर्भ में सेमीकंडक्टर मिशन इंडिया का, दोनों के बारे में हम बात कर ले।
तो राजस्थान की सेमीकंडक्टर पॉलिसी कब जारी की गई? मार्च 2026 में। इसमें क्या किया जाएगा? जो सेमीकंडक्टर के डिजाइन से लेकर और अंत में जो ग्राहक को बेचने तक की जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए, जितनी भी बातें होनी चाहिए, वो इस पॉलिसी के अंदर शामिल, पूरी वैल्यू चेन को जो है वो बनाया गया। वेफर फैब्रिकेशन, यानी कि शुरुआत में जो सेमीकंडक्टर की पतली पतली परत तैयार की जाती है, उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है उसकी एडजस्टमेंट, टेस्टिंग या मार्किंग और पैकेजिंग, ये सारी जो चीजें जो है उसको की जाएगी, राजस्थान की सेमीकंडक्टर पॉलिसी में कवर की जाएगी। यानी कि राजस्थान के अंदर इस पॉलिसी के तहत सेमीकंडक्टर से संबंधित जो इकोसिस्टम की जरूरतें हैं उन सब को ध्यान में रखा जाएगा। जो प्राइवेट प्लेयर सेमीकंडक्टर निर्माण में, विनिर्माण क्षेत्र में फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, उनको हर तरीके की सहायता, चाहे वो वित्तीय सहायता हो, चाहे उनको फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन हो, उस फैक्ट्री में बिजली की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, उस फैक्ट्री को लगाने से संबंधित पर्यावरणीय प्रतिबद्धताएं हो, उस फैक्ट्री के लिए और कोई भी जो सरकार के द्वारा अनुमति दी जाती है, उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस या यूं कहें रेड कारपेट बिछा के उन लोगों का स्वागत किया जाएगा और सेमीकंडक्टर के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। दो एरिया पहले ही पहचान लिए जाए हैं, एक तो जोधपुर पाली मारवाड़ वाला जो इंडस्ट्रियल एरिया है, और एक जोधपुर के अंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहां पर विशेष रूप से इनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सारी बातें इसके अपने आंसर में आएंगी कि जिसमें दो महत्वपूर्ण बातें जो है वो अपन देखें तो वैल्यू एडिशन चेन से लेकर के और लास्ट में जितने ग्राहक तक पहुंचाने से संबंधित सारी बातें इसमें शामिल होंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिजाइन, रिसर्च, कॉम्पिटेटिव सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, सब काम जो है वो किए गए हैं सरकार के द्वारा। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया और कांकानी इंडस्ट्रियल एरिया जोधपुर, ये डेडिकेटेड रूप से एक तरीके से जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करेगा उन सब के लिए होगा। इस पॉलिसी के तहत जो भी अगले 5 साल में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लगाएगा उसको सरकार के द्वारा दी जाने वाली इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा, या फिर इस पॉलिसी में कोई अमेंडमेंट सरकार कर देती है तो उस अमेंडमेंट तक इन सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा, जो भी पहले होगा उस तक। तो ये पॉलिसी कब तक लागू रहेगी? या तो अगले 5 साल तक, या अमेंडमेंट हो जाए तो जो भी पहले होगा, यानी कि 5 साल बाद अमेंडमेंट करेगी तो 5 साल जो है वो पूरे हो जाएंगे तो उसमें ये पॉलिसी का सब चीजें खत्म हो जाएंगी, या फिर इससे पहले करेगी तो ये उसमें और ऐड ऑन कर दिया जाएगा कुछ न कुछ। तो इसको कौन देख रहा है? राजस्थान की सेमीकंडक्टर पॉलिसी का नोडल डिपार्टमेंट उद्योग और वाणिज्य विभाग, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में मान लो कि मैं सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता हूं, तो मेरे को मिलना पड़ेगा एक कमेटी से, और कमेटी का नाम है स्टेट लेवल सिलेक्शनिंग कमेटी। ये जो कमेटी होगी इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो सचिव होंगे, कौन से डिपार्टमेंट के? उद्योग और वाणिज्य विभाग, क्योंकि यही इसका नोडल मिनिस्ट्री है। तो इसके सचिव की अध्यक्षता में कुछ एक्सपर्ट लोगों की एक कमेटी बनेगी। मुझे उस कमेटी के सामने आवेदन देना पड़ेगा और मैं बताऊंगा साहब कि मैं 25 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा करके एक सेमीकंडक्टर जो वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहता हूं, या फिर एक से ज्यादा जिलों में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड मैं प्लांट लगाना चाहता हूं, तो ये मेरी मदद करेंगे, मुझे गाइड करेंगे, मुझे जो भी मन सकता है सरकार की तरफ से वो सारी मदद करेंगे। लेकिन मेरा प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है और इनके क्राइटेरिया से आगे का है, तो राज्य का खुद मुख्य सचिव आएगा और मेरी जरूरतों के हिसाब से मुझे जो सुविधाएं होंगी वो सारी सुविधाएं कस्टमाइज पैकेज बना के दे देगा। वो जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी उसको क्या बोलेंगे? स्टेट एम्पावर्ड कमेटी। यानी कि 25 करोड़ और 2 जिलों में अगर मुझे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मुझे जो है वो उद्योग और वाणिज्य विभाग का जो मिनिस्टर जो सचिव है उसकी अध्यक्षता वाली कमेटी, जिसका नाम है स्टेट लेवल सिलेक्शनिंग कमेटी, उसके थ्रू आना है। और अगर मेरा विजन बड़ा है तो उसके लिए मुझे मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के थ्रू सुविधाएं मिल जाएंगी। अब जो पैसा लगाएंगे उसके लिए बिजली के शुल्क में 7 सालों तक बिल्कुल 100% छूट दे दी जाएगी। कैप्टिव पावर जो है वो कैप्टिव प्लांट लगाना चाहता हूं। कैप्टिव प्लांट क्या होता है? ऐसा जो है वो पावर प्लांट जिससे जो बिजली बनेगी वो पर्टिकुलर सिर्फ उसी इंडस्ट्री को दी जाएगी, वो घरों में सप्लाई के लिए नहीं दी जाती है। जैसे कोई सीमेंट बनाने की बड़ी फैक्ट्री है और उसको लगातार बिजली चाहिए,
और वो बिजली अगर सरकार से खरीदेगा, बीच में लाइन फॉल्ट हो गई, 10 दिन ठीक नहीं होगी तो उसका प्रोडक्शन ठप हो गया, उसके बजाय उसको कहा तुम अपना पावर प्लांट खुद लगा लो और इससे जो बिजली बनेगी सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के लिए काम में लेना। ऐसे पावर प्लांट को क्या कहते हैं? कैप्टिव पावर प्लांट। क्या बोलते हैं? कैप्टिव पावर प्लांट। और कैप्टिव पावर प्लांट अगर कोयले वाला है तो अलग बात है, अगर वो कैप्टिव पावर प्लांट सोलर पावर प्लांट हुआ तो ऐसे कैप्टिव पावर प्लांट को क्या कहते हैं? कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्लांट। उसको लगाने में छूट, पर्यावरण से संबंधित मामले हैं उनमें छूट, यानी कि बहुत सारी छूट दी जाएगी। तो ये तो अपनी हुई राजस्थान की सेमीकंडक्टर पॉलिसी। अब उसके बाद में अपने भारत का सेमीकंडक्टर मिशन 2021 से स्टार्ट हुआ। 76,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको इसके तहत दिया जाएगा। भारत में सेमीकंडक्टर के डिजाइन से लेकर और बेचने तक एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना, और इसका नोडल मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सरकार और प्राइवेट प्लेयर ने मिलकर 1.64 लाख रुपए की योजनाओं वाली इतने खर्चे वाली 12 परियोजनाएं ऑलरेडी काम कर रही है। गुजरात के धोलेरा के अंदर टाटा ने अभी ये जो सेमीकंडक्टर मिशन चलाया है, जो प्रोजेक्ट चलाया है, उसकी अपन ने एक वीडियो भी की थी इसमें संबंधित। तो ये सारा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए भारत सरकार का जो मिशन चल रहा है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसके बारे में अपन ने बात की है। अब उसके बाद में जो बची हुई अपने जो करंट अफेयर की बातें हैं, ये एक साथ में आपके लिए भी बहुत ज्यादा हो जाएगी मेमोराइज करना। बाकी बचा हुआ पार्ट हम कल के वीडियो में करेंगे, और फिर लास्ट में आज वाला जो किया है और कल वाला करेंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सवाल बन सकते हैं उन सभी को सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।